स्टीव जॉब सिर्फ वही इंसान नहीं था जिसने एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी थी। इनफैक्ट 20th सेंचुरी का ये वो वाहिद इन्वेंटर है जिसने 7 डिफरेंट इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया, फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटिंग टू डिजिटल पब्लिशिंग। लेकिन डू यू नो कि इसकी अपनी कंपनी एप्पल ने 1985 में इसको कंपनी से बाहर निकाल दिया, जिसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन थी वो इसका अपना एटीट्यूड था, इसका परफेक्शनिज्म, इसका रूड बिहेवियर, इसकी इम्पेशंस। These were the 3 reasons कि कंपनी को लगता था कि he was completely a dangerous man for the company। लेकिन 1997 में जब यही कंपनी एप्पल बैंक्रप्सी के करीब पहुंची तो स्टीव जॉब तो इसको बचाने के लिए आया, लेकिन अब ये वो स्टीव जॉब नहीं था। He was completely a changed man। मैकेंजी क्वार्टरली में स्टैनफोर्ड प्रोफेसर रॉबर्ट सटन ने पिक्सार के फाउंडर और प्रेसिडेंट एड कैटमल के हवाले से लिखा है कि स्टीव जॉब जब 1997 में वापस आया तो ये कंप्लीटली चेंज हो चुका था। ही वॉज मोर एम्पैथेटिक, यानी अब पहले से ज्यादा लोगों के बारे में बेहतर था। ही वॉज अ बेटर लिसनर, ही वॉज अ बेटर पार्टनर एंड ही वॉज अ बेटर लीडर। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन थी जो इस अरसे में जब वो एप्पल से बहुत दूर रहा उसने अपने रवैये के अंदर लेकर आया, जो उसकी और उसकी कंपनी की सक्सेस का सबब बनी थी। ऐसे में बेशुमार इंडिविजुअल्स को और इवन कंपनीज को कोट कर सकता हूं जिन्होंने वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदला, दे आर नो मोर, बट जिन्होंने बदला अपने वक्त के साथ साथ, अपने अकाउंटेबिलिटी की, अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आए, they really became successful। So 2024 तो अब शुरू हो गया और ये साल भी पिछले साल की तरह, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका इरादा बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी कमिटमेंट बड़ी अच्छी हो सकती है, आपके गोल्स बड़े अच्छे हो सकते हैं, आप मेहनती हो, हार्ड वर्क करो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पिछले साल की तरह ये साल भी गुजर जाए और आपको लगे कि पता ही नहीं चला कि क्या ऐसी रीज़न हुई है कि मेरी कमिटमेंट भी अच्छी थी, मैं ऑनेस्ट भी था, मैंने मेहनत भी बड़ी की, लेकिन आई कुड नॉट अचीव माई गोल्स। तो वाई नॉट लुक एट सम ऑफ योर बिहेवियर्स। 6 मैं ऐसे बिहेवियर इस वक्त उनको निशानदेही करने जा रहा हूँ जो आपने अपने अंदर देखने हैं। बेसिकली ये सब रवैये जो हैं कॉमन हैं, हर एक इंसान के अंदर होते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी का इतना स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे स्टीव जॉब को नहीं पता चल रहा था कि उसकी जो इम्पेशंस है या उसका जो परफेक्शनिज्म है वो इनफैक्ट उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो वाई नॉट लुक एट दीज बिहेवियर, 6 बिहेवियर्स। इनमें से कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो इनफैक्ट वाकई रीजन बनता है, आपको सही तरीके से सोचने नहीं देता। इट डज नॉट अलाउ यू टू टेक बेटर डिसीजंस, इट डज नॉट परमिट यू टू टेक द राइट एक्शन एट द राइट टाइम। और अगर आपको नजर आए कि इनमें से कोई एक ऐसा रवैया है, तो चूंकि अभी फरवरी के शुरू होने में कुछ दिन बाकी रहते हैं, जस्ट लुक एट देम एंड प्रैक्टिस ऑन देम, ट्राई टू जस्ट स्टॉप देम, उनको रोकने की कोशिश करो। एंड इफ यू सी द बेटर रिजल्ट्स इन फ्यू डेज, तो देन प्रॉमिस विद योरसेल्फ कि पूरे 2024 में ये रवैया खास तौर पर आपने पूरी साल में रिपीट नहीं करना। इफ यू डू नॉट रिपीट, तो देन 2024 के एंड में आपको एक ड्रामेटिक चेंज नजर आएगा अपनी ग्रोथ में, अपनी पर्सनालिटी में। डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू अचीव द गोल्स दैट यू हैव सेट फॉर 2024। सबसे जो पहला बिहेवियर है जिसके ऊपर आपने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करनी है, इनफैक्ट ये जो बिहेवियर है ये बहुत सारे लोगों में कॉमन होता है, और ये बिहेवियर जो है वो सही सोचने नहीं देता, सही वक्त पर सही डिसीजन या सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लेने देता। एंड दैट बिहेवियर इज ऑफ ओवर थिंकिंग, यानी हम चीज़ों की खामखा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। ओवर थिंकिंग जब शुरू हो जाती है तो फिर एनालिसिस पैरालिसिस शुरू हो जाता है, जो हमारे जहन की कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी एक ऐसी सलाहियत जिससे हम चीज़ों के मुताबिक अपने आप को बदल सकते हैं, मुख्तलिफ ओपिनियंस को, मुख्तलिफ नुक्तों को वेलकम कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते। हम एक ही नुक्ते पे अटक जाते हैं, एक नुक्ते का मुख्तलिफ तरीकों से जो सोल्यूशन नजर आता है वो नहीं नजर आना शुरू होता है। नेगेटिव यानी कॉन्स की तरफ हम देखना शुरू कर देते हैं और उस वजह से फिर हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। ओवर थिंकिंग क्यों शुरू होती है? व्हेन इन फैक्ट इंट्यूटिवली अंदर से हम ये नहीं चाहते कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। वी डोंट वॉन्ट आवरसेल्फ टू बी अनकंफर्टेबल, हम अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते। चीज़ों के वो इम्पैक्ट जिनको हमें समझना है हम उनको कंट्रोल नहीं करना चाहते। वी स्टार्ट थिंकिंग मोर ऑन दैट, हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं, रादर देन कि वी शुड फोकस आवर अटेंशन ऑन द राइट इन्फॉर्मेशन। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जिससे हम राइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हम उसके ऊपर नहीं सोचते। इसके लिए जेफ बेजोस, जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन, ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है उसको मुझे कोट करना चाहिए, बिकॉज कि जब इतने बड़े लेवल पर इतना रिचेस्ट इंसान होगा तो सोचो उसको दिन में कितने बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव किस्म के डिसीजंस करने पड़ते होंगे। वो क्या कहता है, वो कैसे डिसीजन लेता है? He says most of the decision should probably be made with somewhere around 70% of the information. If you wait for 90% of the information, you are probably be slow. यानी आपको जो मेजर डिसीजंस लेने हैं 70% इंफॉर्मेशन, जो राइट इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए उसकी बेस के ऊपर ले लेनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट करोगे 90% यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अक्सर लोग ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है।
इस वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन या परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी। सो हिज फॉर्मूला इज कि वो कहता है कि 70% अगर इंफॉर्मेशन हो तो उसको एनालाइज करके, उसको प्रायोरिटाइज करके आप सही डिसीजन ले सकते हो। जब आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन, आप किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। अगेन द रीजन इज बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अनकंफर्टेबल, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते, तो फिर वो जो नेगेटिव चीजें आपको ज्यादा नजर आती है वो नेगेटिव थिंकिंग के लूप में आपको फंसा देती है। आप कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हो, आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है और आपकी जो मोटिवेशन है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो है ओवर थिंकिंग से बचो। तो उसके लिए मैं एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ। रॉल्फ डुबैली ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में बड़ा एक फॉर्मूला सिंपल सा बताया, उसको मैं एक एक्रोनिम की शक्ल में आपके सामने रखता हूं। जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक मेजर डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। बड़ी बड़ी चीजों के बारे में जब आप सोचने जा रहे हो या सेंसिटिव चीजों के बारे में सोचने जा रहे हो, तो इन 4 पॉइंट्स को ज़हन में रखना है, जिसको मैं एक्रोनिम की शक्ल में आपको बता रहा हूं। टेप, टी स्टैंड्स फॉर कि आपने यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यानी वो कहता है कि सिर्फ अकली तौर पर हर चीज को नहीं देखना, थोड़ा बहुत आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग के ऊपर भी ट्रस्ट करना चाहिए। ए, अवॉइड ओवर कॉम्प्लिकेशन, चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश न करो, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। जस्ट डोंट गो फॉर दैट। चीजों को सिंपल रखने की कोशिश करनी है, और जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको प्रायोरिटाइज करना है। यानी प्रायोरिटाइज का मतलब हर वो इंफॉर्मेशन जो आपके लिए उस वक्त बहुत जरूरी है, जिसके इंपैक्ट को आप समझ सकते हो, जिसके इंपैक्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, वो इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। और जिसका इंपैक्ट अभी बहुत दूर है या बहुत आम सी इंफॉर्मेशन है, उसको एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट करना। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला जो आपको ओवर थिंकिंग से बचा सकता है। सो इफ यू सी दैट दिस इज द रीजन कि आप बहुत से अच्छे फैसले कर सकते थे, बहुत से अच्छे एक्शंस ले सकते थे, नहीं लिए, तो फॉर सम डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ फरवरी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो और ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करो, एंड यू विल डेफिनेटली सी अ बेटर रिजल्ट। दूसरी चीज जो आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर नोट करनी है वो ये है कि कहीं आपके अंदर ये वाला बिहेवियर तो नहीं है जिसकी वजह से, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जबरदस्त होता है, प्लानिंग आप बहुत अच्छी करते हो, अच्छे डिसीजन ले सकते हो, बोल्ड हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आपके बहुत सारे एक्शंस रुक जाते हैं। और वो चीज़ ये है कि हो सकता है आपके बिहेवियर के अंदर हो कि यू रिलाई टू मच ऑन अदर्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर रिलाई करते हो, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपको सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लेने देती। आई एम नॉट सेइंग कि आपको दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए, डेफिनेटली यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ द पीपल, जरूरत पड़ती रहती है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब हम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो चीज़ें हम खुद सोच सकते हैं, खुद कर सकते हैं, लेकिन वी स्टार्ट रिलाइंग ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वी ट्रस्ट टू मच, हम दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, या हम बहुत सी चीज़ों के मामले में खुद लेजी होते हैं, या मे बी वी डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कल को कोई ऐसा एक्शन हो गया जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसके लिए हम अपने आप को तैयार नहीं करते और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। दैट इज व्हाई दिस हैपेंस टू। सो व्हाट यू नीड टू नोटिस इज कि आपके बहुत सारे जो एक्शंस नहीं हो पाए, कहीं इस वजह से तो नहीं हो पाए कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे, उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, उनके अप्रूवल का वेट कर रहे थे, उनकी इनपुट चाहते थे, उनकी खुशनुदी चाहते थे, व्हाट्सोएवर द रीजन, एंड दैट इज व्हाई यू कुड नॉट टेक द एक्शन। जैसे कि एमर्सन ने कहा था कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल तो होना ये चाहिए कि डोंट सीक आउटसाइड, लुक विद इन, अपने अंदर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप बाहर देखते हो तो आपको अपने रिसोर्सलेसनेस का एहसास होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप रिसोर्सफुल होते हो, आप हेल्पलेसनेस का शिकार होना शुरू हो जाते हो, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी मोटिवेशन है किसी काम को करने की, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। सो फॉर दिस ईयर, जस्ट फॉर फ्यू डेज नाउ, यू जस्ट लुक एट योर बिहेवियर कि कहीं आप बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर रिलाय तो नहीं करते इन वन वे और द अदर। इफ यू डू दैट, तो फॉर सम डेज इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, एंड डेफिनेटली यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर दैट। तीसरी चीज़ जो आपको अपने रवैये के अंदर नोट करनी है, उससे पहले मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, एंड इफ यू जस्ट लुक इनटू योरसेल्फ, इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करो तो शायद आपको मेरी बात समझ आना शुरू हो जाएगी। द क्वेश्चन इज कि आप टाइम मैनेजमेंट क्यों सीखना चाहते हो। जब भी आप लोग अक्सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछते हो या जानना चाहते हो, तो क्यों सीखना चाहते हो टाइम मैनेजमेंट के बारे में। इफ योर आंसर इज, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का जवाब ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट इसलिए आनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, राइट। इफ यू डीपली ऑब्जर्व दिस, तो इसका इंटायर फोकस जो है वो काम और प्रोडक्टिविटी से है। यानी लोग ये समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इसलिए आनी चाहिए कि हम अपने टाइम को कामों के ऊपर लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके प्रोडक्टिव बन सकें। Whereas
जितनी भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि 4 आवर वर्क वीक है, टिम फेरिस की बुक है, ईट दैट फ्रॉग ब्रेन ट्रेसी की बुक है, और डीप वर्क कार्ल न्यूपोर्ट की बुक है जिसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो भी बनाई थी। अगर आप इन बुक्स को डीपली ऑब्जर्व करो, इनका मुताला करो, तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी ये टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं सिखाते कि यू शुड स्पेंड होल लॉट ऑफ योर टाइम डूइंग थिंग्स। ये टाइम मैनेजमेंट इसलिए सिखाते हैं कि आप एक अच्छा टाइम बचा सको अपने दूसरी जिंदगी के एस्पेक्ट्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, सो दैट यू ऑल्सो लिव योर लाइफ फुली एंड यू एंजॉय योर लाइफ फुली। सो बहुत सारे लोगों का जो बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है उनके इस एटीट्यूड की वजह से कि उनको ये लगता है कि टाइम मैनेजमेंट अगर उन्होंने करनी भी है तो सिर्फ इसलिए कि वो कामों के ऊपर अपना टाइम लगा सकें, और इस वजह से बहुत से ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट काम वो छोड़ते जाते हैं और सिर्फ एक काम या चंद कामों के ऊपर इतना वो फोकस कर देते हैं, अपनी एनर्जी, अपना टाइम इतना लगा देते हैं कि दूसरे काम जो हैं उनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, जो काम उनको करने चाहिए। और फिर वो जो एस्पेक्ट है, दैट इज़ द रीज़न कि वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि हमारे यहाँ पैसे की तो हम बहुत ज़्यादा ऑडिट करते हैं, बट देयर इज़ नो मैकेनिज्म कि हम टाइम को ऑडिट कर सके, कि हम अपने टाइम को अपनी मर्जी से, अपनी प्लानिंग से, बाय चॉइस, कॉन्शियस एफर्ट के साथ हम कहाँ लगा सकते हैं और हमें कहाँ लगाना चाहिए। वी नेवर डू दिस। किस टाइम को कब कहाँ लगना चाहिए, वी नेवर थिंक अबाउट दीज थिंग्स। वेयरएज टाइम मैनेजमेंट की जितनी बुक्स हैं या जितनी भी टेक्निक्स हैं, दे आर ऑल अबाउट कि आप अपने टाइम का खुद से ऑडिट करें पर डे। आपको पता हो कि मैंने किस टाइम को कहां पर लगाना है, उसके क्या रिजल्ट्स हासिल होंगे। एंड इट डज नॉट मीन कि ओनली सिर्फ उसको काम के ऊपर लगाना है। इट मीन्स कि आपने अपने कामों को पहले प्रायोरिटाइज करना है और अपनी जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है, उनकी एक लिस्टिंग करनी है। एंड देन आपने कुछ टाइम पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से उसको एलोकेट करना है, ताकि वो सारे के सारे काम आप कर सको और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एक्सपीरियंस कर सको। सो इफ़ यू सी कि अगर आपका टाइम बहुत जल्दी ज़ाया हो जाता है और आपको पता नहीं चलता, यू नीड टू लुक एट योर बिहेवियर। अपने टाइम का ऑडिट करना है और टाइम को समझना है कि आप क्या जितनी भी कामों की प्लानिंग करते हो, जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स की प्लानिंग करते हो, क्या सारी चीज़ों को ज़हन में रख के करते हो या सिर्फ किसी एक काम को ज़हन में रख कर टाइम की प्लानिंग करते हो। चौथी चीज़ जो इस वक्त आपने नोट करनी है अपने बिहेवियर के अंदर, अगर ये आपके बिहेवियर बन चुकी है इस वक्त, तो इसको निकालने की कोशिश करें, बिकॉज दिस विल नेवर अलाउ यू कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सको। ये बहुत से लोगों को कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। दिस वॉज ऑल्सो द एटीट्यूड ऑफ स्टीव जॉब। जब एप्पल से उसको निकाला गया तो देन ही रिफ्लेक्टेड कि उसके बिहेवियर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको आगे नहीं बढ़ने देती या प्रॉब्लमैटिक है फॉर द कंपनी, या कंपनी ये समझती है कि उसके इस रवैये की वजह से वो कंपनी में आगे नहीं बढ़ सकते। दैट वाज परफेक्शनिज्म। सो अपने अंदर अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड पैदा हो चुका है कि आप हर वक्त परफेक्ट टाइम का इंतजार करने की कोशिश करते हो, परफेक्ट लोगों का, परफेक्ट सिचुएशन का, परफेक्ट हालात का, परफेक्ट टाइमिंग, वॉट एवर द परफेक्ट, उसको अपने अंदर से निकालने की कोशिश करो। बिकॉज ज़िंदगी में जब आप चलते हो तो कई ज़िंदगी में नाकामी आती हैं तो इंसान जो है वो डरना शुरू हो जाता है और फिर उसके अंदर ये आदत बिल्डअप हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वो चीज़ों को परफेक्ट सिचुएशन में देखना चाहता है और ये चीज़ उसको पैरालाइज कर देती है, उसको कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। सो इस साल सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने कोई चीज़ परफेक्शन के लिहाज से नहीं सोचनी, इम्परफेक्ट इसी, जस्ट टेक द स्मॉल स्टेप। मैंने स्टीफन डर्नियर का जिक्र किया था अपनी वीडियो में कि स्टीफन डर्नियर ने कैसे गिनेस रिकॉर्ड बनाए, कैसे बड़े बड़े गोल्स, एम्बिशियस गोल्स अचीव किए, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका प्रॉब्लम ये था कि वो 5 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता था, लेकिन उसने उसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और 5 मिनट्स के अंदर ही वो जितने एक्शन लेता था बस उसको लेने की कोशिश करता था। सो इसी तरह से रादर देन वेटिंग फॉर कि मेरे पास परफेक्ट टाइम आए, परफेक्ट सिचुएशन आए, परफेक्ट लोग आए या परफेक्ट रिसोर्सेज हों, जस्ट टेक द स्मॉल स्टेप। जो आप कर सकते हो वो स्टेप लेने की कोशिश करो एवरी सिंगल डे। जब आप एक स्टेप लेते जाओगे अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो 365 डेज के बाद यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना ज़बरदस्त चेंज आ चुका होगा। और वैसे भी थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी पे गौर कर लो। इफ़ यू आर एट द मोमेंट डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आप जो भी हो इस वक्त, आप स्पोर्ट्समैन हो, आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, कहीं भी हो ज़िंदगी की किसी भी कामयाब स्टेज के ऊपर हो, तो जस्ट इमेजिन जब कुछ साल पहले शुरू किया था, वेयर यू वर एट दैट टाइम, उस वक्त अगर आपने हर चीज़ के परफेक्ट होने का इंतज़ार किया होता और स्टेप न लिया होता तो आज आप इस स्टेज पर ना होते। यू जस्ट स्टार्टेड। रास्ते में बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी जिसको आपने ठीक किया होगा, फेलियर्स भी हुए होंगे, उनसे सीखा होगा, बट यू केप्ट मूविंग एंड यू केप्ट टेकिंग द स्टेप्स। आपने स्टेप्स लेते रहे होंगे एंड दैट्स व्हाई यू रीच देयर। सो आज अगर किसी भी वजह से अपने अंदर ये रवैया पैदा हो गया है कि आप चीज़ों को परफेक्ट हालत पे देखना चाहते हो, डरना शुरू हो गए हो, तो अगेन से डरना बंद कर दो और अपने परफेक्ट होने का इंतजार ना करो। जस्ट टेक द स्टेप। इस रवैये को चेंज करने की कोशिश करो। 5वीं चीज़ जो इस साल आपने अपने रवैये के अंदर लाजमी चेक करनी है,
वो दैट कुड बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जिंदगी में बहुत अच्छे एक्शंस ले सकते हो, अच्छे डिसीजन ले सकते हो, लेकिन उसकी वजह से ना ले सकते हो। दैट इज कि डू यू रियली गिव वैल्यू टू योरसेल्फ? क्या आप खुद को ड्यू वैल्यू देते हो जो आपको देनी चाहिए? आस्क योरसेल्फ, क्या आपके रवैये के अंदर ये चीज़ है कि आप अपने आप को, अपने ओपिनियन को, अपनी सोच को, अपने फैसलों को, अपने एक्शंस को, अपनी प्लानिंग्स को वो ड्यू वैल्यू देते हो जो देनी चाहिए, या आप दूसरों को ज्यादा वैल्यू दे रहे होते हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ बड़े सीक्रेटली इंसान के अंदर चलती है। जब वो इंसान खुद को वैल्यू नहीं देता तो वो अपनी वर्थ जो है वो नहीं पहचान सकता, और जब आप अपनी वर्थ नहीं पहचान सकते तो आप अपने आप को वैल्यूएबल भी नहीं बना सकते दूसरों के लिए, और जब आप वैल्यूएबल नहीं बनते हो तो आप दूसरों की जिंदगी में भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हो। वेयर एज यू आर वैल्यूएबल, और आपकी उस वैल्यू का दूसरे लोग फायदा उठा रहे होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी वैल्यू का पता हो, आपको अपनी वर्थ का पता हो, और आप अपने आप को वैल्यूएबल बना सको। एंड फॉर दैट मैटर इस साल आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों को वैल्यू नहीं देनी, बट आई एम सेइंग इज कि जो ड्यू वैल्यू आपको खुद को देनी चाहिए अपनी वर्थ को पहचानने के लिए, कि आप हो कौन, आपकी क्या क्वालिटीज हैं, और आपकी क्वालिटीज से लोगों की जिंदगी में क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है, क्या कंट्रीब्यूशन होता है, जिसको लोग महसूस करते हैं लेकिन शायद आपको बताते नहीं, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग वैल्यू टू योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे। जब आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू करते हो तो पीपल स्टार्ट ऑल्सो गिविंग वैल्यू टू योरसेल्फ, वो आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। दैट इज वाई इस साल इस चीज का पूरा ऑडिट करना है कि कहीं आप अपने आप को वैल्यू देते हो या नहीं देते हो। अगर नहीं देते हो, स्टॉप रिपीटिंग दिस एटीट्यूड। और इसके लिए मैं 2 बुक सजेस्ट करता हूँ, स्क्रीन पर आ रही होंगी। एक है इकिगाई और दूसरी है 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। इन दोनों बुक्स को एक दफा जरूर स्टडी करो, ताकि आपको एक तो अपने पर्पस का पता चले। बिकॉज अंडरस्टैंड जब आप करते हो ना कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो मकसद नहीं जो लोग आपको बताते हैं, वो मकसद जो आप खुद से बनाते हो, खुद से समझ कर, अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को पहचान के, अपनी सेल्फ एस्टीम को ऊपर करते हो। दैट इज द पर्पस जो आपको जिंदगी में आगे लेकर चलता है। तो इन बुक्स को भी स्टडी करना है और अपनी वैल्यू के ऊपर काम करने की कोशिश करनी है। छठी चीज जो इस वक्त आपको अपने रवैये के अंदर देखनी है, जो इनफैक्ट दूसरों के लिए शायद इतनी डैमेजिंग नहीं होती, बल्कि बिल्कुल भी नहीं होती, सबसे पहले आपके लिए ज्यादा डैमेजिंग होती है और आपको इसका पता नहीं चलता। अगर वो आपके साथ ठीक हो जाए तो दूसरों के साथ ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगी। एंड व्हेन आई टेल यू कि वो क्या चीज है, तो आप शायद इसको एडमिट नहीं करोगे, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ, वी लाई टू आवरसेल्फ। हम खुद के साथ झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। अगर ये रवैया आपके अंदर है, इसको चेंज करने की जरूरत है। एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है, तो लेट मी एक्सप्लेन कि आप अपने रवैयों के ऊपर देखो। मिसाल के तौर पर, अगर आप बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं करना चाहते हो लेकिन कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि शायद आपका इमेज लोगों की नज़र में कुछ ऐसा है, आप उसको कर रहे हो, इनफैक्ट अंदर से आप उसको नहीं करना चाहते। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि गलती है और किस वजह से गलती है, लेकिन आप उनको एडमिट नहीं करते, बिकॉज आप एक खास किस्म के इमेज को जो आप लोगों के ज़हन में बना बैठे हो, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उसको एडमिट नहीं करते। बहुत सी ऐसी आदतें हैं आपकी जो आपको लगता है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, लेकिन उन आदतों को इग्नोर करते जा रहे हो। इट मीन्स यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, यू आर लाइंग टू योरसेल्फ। आप बहुत सारे इमोशंस को, जिनका बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा पॉजिटिवली उनको एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन उनको दबा लेते हो जस्ट बिकॉज कि आप किसी और को राजी रखना चाहते हो, किसी और को खुश करना चाहते हो। कोई ऐसी जॉब है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप करते जा रहे हो डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी जगह बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जिनके आपको 100 नहीं 1000% फायदे हो सकते हैं, लेकिन यू आर इग्नोरिंग दैट, यू आर पुटिंग ऑफ, उनको टालते जा रहे हो। आप उस जॉब के साथ जुड़े हो जिस जॉब को आप करना नहीं चाहते हो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपके बिहेवियर के अंदर होंगी, जैसे कि आप बहुत से लोगों से उम्मीद लगा लेते हो, जबकि आपको पता होता है कि वो लोग कभी भी आपके काम नहीं आएंगे, या वो लोग आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप एक अपने सोशल स्टैचर की वजह से, सोशल स्टेटस की वजह से, किसी भी वजह से आप उन लोगों के साथ जुड़े रहते हो, उनको अपने साथ जोड़े रखते हो। यू आर लाइंग टू योरसेल्फ, यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सो इस साल सिर्फ ये ऑडिट करने की कोशिश करो कि क्या ये चीज आपके अंदर मौजूद है। आप कितना अपने साथ झूठ बोलते जाओगे, कब तक आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होगे। इफ यू डू नॉट बिकम ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, तो कभी भी लोग आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते। सो फॉर दिस ईयर एटलीस्ट, और फॉर क्वाइट सम डेज नाउ, इन 6 बिहेवियर्स के ऊपर काम करने की कोशिश करो। देयर आर सो मेनी बिहेवियर्स जो हमारी पर्सनैलिटी में होते हैं, डेफिनेटली हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, जो हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते, लेकिन आई हैव हाईलाइटेड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉमन बिहेवियर्स जो बहुत सारे लोगों में होते हैं, जो मैंने खुद बहुत ऑब्जर्व किए हैं, जो कभी भी जिंदगी में किसी को, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते। इनके ऊपर काम करने की कोशिश करो। एक दफ़ा नहीं होता, दोबारा करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। तो इस साल अगर आप जिंदगी में बाकी आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने रवैयों के ऊपर कोशिश करो, उनको चेंज करने की कोशिश करो, उनको चेक करने की कोशिश करो कि ये रवैये या इसके अलावा कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, जो आपको महसूस तो नहीं होते, लेकिन इन फैक्ट
they are the biggest hurdles in your way to progress.